ये महोदय आए थे मुझे, सुचित्रा मित्रा का ये जजमेंट है, उसका मैंने कोटेशन किया है। इसके देखिए यहाँ पर आप आइए, यहाँ जिसको हमने अंडरलाइन किया है, पहले आप उसको दिखा दें, फिर मैं आपको बताता हूँ पढ़ के कि क्या कहता है। वो कहता है कि द प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी आर नाइदर मेंबर ऑफ ए सर्विस मतलब सिविल सर्विसेज, nor do they hold a civil post under the union, nor they are in service of local or other authority. CCS CCA rules could therefore have no application to Central University. इतना क्लियर जजमेंट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या कि प्रोफेसर हूँ मैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहाँ का मैं कर्मचारी हूँ, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। आप इसको कोट कर सकते हैं। यहाँ ये है उसका फर्स्ट पेज, ये है जजमेंट। CCS CCA रूल किसी भी विश्वविद्यालय के, किसी भी सेंट्रल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यानी अभी जो धमकी देने आए थे कि आप CCS रूल ये वो के तहत जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, ये सरासर और सर्वथा गलत है। यही नहीं, आज तक पिछले 10-15 सालों में इस रूल से हवाला देकर जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध एक्शन लिया गया है वो टोटली अवैध और इलीगल है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मुझे भी 14 महीने सस्पेंड इसी रूल का हवाला देकर किया गया था 2014 में, जो सरासर और सर्वथा गलत है, और इसके लिए यूनिवर्सिटी को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद अभी भी लेटर देते हैं, अभी भी मुझे लेटर दिया हुआ है इसी CCS CCA रूल के तहत। ये सरासर इलीगल अवैध है और इस जजमेंट की अवहेलना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जुरिस्डिक्शन में आता है, ये कोई अलग यूनिवर्सिटी नहीं है, अलग विश्वविद्यालय नहीं है, ये उसी के लीगल टेरिटरी में आता है। एक जजमेंट अगर इलाहाबाद हाई यूनिवर्सिटी में हुआ है, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को CCS CCA रूल से सस्पेंड या हटाया नहीं जा सकता है। यह टोटली अवैध इलीगल है। ये माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट के आधार पर कह रहा हूँ। इसी आधार पर 94 प्रोफेसर्स को इन्होंने इलीगल नोटिस दिया था, वो भी कम्प्लीटली अवैध था। और इसका पर्पस क्या था कि सभी लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट ना करें, कोई भी हम भ्रष्टाचार करते रहें और हमारे विरुद्ध कोई आवाज़ ना उठा पाए। इसका मुख्य उद्देश्य CCS CCA रूल का दुरुपयोग किसी भी सेंट्रल विश्वविद्यालय का इस पूरे देश के अंदर जहां भी करके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, हमला है, संविधान के ऊपर खतरा और हमला है। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो एक अपराधी, दोषी, देशद्रोही है और उनको उसके लिए सजा दी जानी चाहिए। ये तो पहले CCS CCA रूल का जो धमकियाँ भी दे रहे थे, इसलिए मैंने सबसे पहले उसके आर्गूमेंट को निकाला और आप लोग के सामने ये CCS CCA रूल का फ्रॉड बता रहे हैं। ये CCS CCA रूल किस पे अप्लाई होता है? जो सिविल सर्वेंट होता है, जो मिलिट्री अधिकारी होते हैं, क्योंकि वहाँ एक डिसिप्लिन की बात है, वहाँ देश की रक्षा की बात है, उसमें ये अप्लाई होता है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अगर एक वही बोलेंगे जो सरकार चाहेगी, तो अलग विचार कहाँ से पैदा होंगे किसी भी देश में। किसके बना मतलब ये सुचित्रा मित्रा वर्सेस अदर्स है, और ये केस जो है आपका केस नंबर आप इसका न्यूट्रल साइटेशन है 2015 ASC 50411-DB, और केस नंबर है इसमें केस नंबर रिट A नंबर 4178 ऑफ 2015। ये आपका केस नंबर है, ठीक है। तो पहली बात तो ये गलत है। तो ये हमने इस केस के माध्यम से आपको साबित किया कि जो यहाँ के विश्वविद्यालय के किसी भी टीचर्स को आज के बाद से अगर कोई भी व्यक्ति धमकी देते हैं, कोई भी अधिकारी धमकाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए या अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए इस रूल का दुरुपयोग करते हैं, तो वो टोटली अवैध है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सहित इस देश के किसी भी विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होता है। पहली बात आपको ये समझ लेना चाहिए।
दूसरी बात जो बहुत अहम है वो है कि विश्वविद्यालय को पिछले पूरे कार्यकाल में कुलपति महोदय जी ने बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चलाया है, और उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने उसमें अपॉइंटमेंट किए हैं, नियुक्तियां की है, और नियुक्तियों के अलावा जो है उनके सैलरी का निर्धारण किया है, जिसमें नियमित नियुक्तियों के अलावा अनियमित नियुक्तियां भी शामिल हैं, जिसको एडवाइजर्स कहते हैं। अब एडवाइजर्स की नियुक्तियां ये अवैध क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये एग्जीक्यूटिव यहाँ के BHU एक्ट है जिसकी प्रति है, उसकी धाराओं को पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इनका ये कृत्य यहाँ अपॉइंटमेंट और उनके सैलरी का निर्धारण गलत है। ये है 15 पॉइंट में अगर आप जाएंगे, पॉइंट नंबर 15 पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ लिखा है, देखिए पॉइंट नंबर 15 पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसकी पहली ही धारा, पहला ही पॉइंट जो है पॉइंट 1 में क्या कहता है, पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, टू अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम such professors, associate professors, assistant professors and other member of the teaching staff as may be necessary on the recommendation of selection committee constituted for the purpose and to provide for filling temporary vacancy therein। यानी ये बताता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ये जिम्मेदारी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या किसी भी टीचिंग पोस्ट पर कौन व्यक्ति अपॉइंट हो, इसका ये काम है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पावर में लिखा हुआ है। पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहला ही पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आप दूसरे पॉइंट पर आइए, उसमें क्या लिखा है, टू फिक्स द एमोल्यूमेंट एंड डिफाइन द ड्यूटीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर मेंबर ऑफ द टीचिंग स्टाफ। यानी ये किसकी सैलरी क्या होगी, किस तरह के काम होंगे, ये सब का निर्धारण का काम भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है। ये हमारा BHU एक्ट कहता है। और ये क्या कर रहे हैं, ये खुद से सैलरी का निर्धारण कर रहे हैं। यानी कि पहला पॉइंट अपॉइंटमेंट गलत है, इनके द्वारा की गई नियुक्तियां गलत है। दूसरी बात कि ये जो फिक्सिंग ऑफ सैलरी कर रहे हैं वो गलत है। उसके बाद ये जो एडवाइजर्स हैं उनको इन्होंने नियुक्त किया है, तो मैंने आपको बताया कि जब RTI डाला गया तो उसका जवाब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि कितने एडवाइजर्स हैं, क्या हैं और कहाँ हैं, ये सब मुझे नहीं मालूम, ठीक है। ये सब उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, तो आप देखिए कि एडवाइज़र कहाँ नियुक्त हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वो जवाब दिए हैं। आप देखिए ये 20 सितंबर का एक लेटर है जिसमें मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। ये लेटर में लिखा है, द वाइस चांसलर हैज बीन प्लीज टू ऑर्डर दैट प्रोफेसर रमेश चंद, एडवाइजर, एलुमनाई रिलेटेड रिलेशंस एंड फंड रेजिंग, ये खुद ही लिखा है। वो कह रहे कि एडवाइजर को है ही नहीं। अगर एडवाइजर नहीं है तो ये उन्हीं का लेटर है ना, हमारा लेटर है क्या है? देखिए तो ये दूसरी चीज़ें हमने आपको बता दिया। ये जो एडवाइजर्स हैं उनकी नियुक्तियां जो है वो गलत है। और वो RTI, अरे और जो तो भेजा वो पूरा प्रिंट आउट नहीं दिया है, के आसपास हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन इसके लिए जो RTI डाला गया तो उसके जवाब में कुलपति महोदय जी ने कहा कि ऑफिस ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि यहाँ कितने एडवाइजर्स हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर कितने एडवाइजर्स हैं, कहाँ एडवाइजर्स हैं, और ये भी नहीं बताया कि कितनी सैलरी दी गई। उनको ये भी पूछा गया सवाल कि आपने अब तक सालाना कितनी सैलरी उसको दी है, वो भी उनको नहीं मालूम है। और कितना IOE ग्रांट आया ये भी पूछा गया उस सवाल, तो वो भी उनको मालूम नहीं है। वो कहाँ खर्च हुआ ये भी मालूम नहीं है उनको।
ये सब जवाब दे रहे आरटीआई के अंदर। उसके बाद जो इमरजेंसी पावर है जिसके बारे में हमने कहा, इमरजेंसी की पावर के बारे में 2001 में क्लियरिफिकेशन, क्योंकि ऐसे मतलब और भी कुछ इंस्टेंस आए होंगे एचआरडी मिनिस्ट्री के संज्ञान में कि लोग इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग कर अनधिकार कर रहे हैं। तो 2001 में मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया और उसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि अपॉइंटमेंट जो है विश्वविद्यालय के अंदर वो इमरजेंसी पावर के अधीन नहीं है। यानी कुलपति महोदय ने पिछले 3 सालों से जितने भी नियुक्तियां की है इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करके, वो सारे के सारे एचआरडी मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के हिसाब से भी गलत है। ना सिर्फ 2001 में बल्कि फिर इसी बात को पुनः उन्होंने स्ट्रांगली कहते हुए कि मेरे संज्ञान में आया है कि अभी भी लोग इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करके नियुक्तियां कर रहे हैं और मतलब दुरुपयोग कर कार्य कर रहे हैं, रेगुलर कार्य कर रहे हैं, और ऐसा कार्य नहीं करें। फिर से 2015 में एक ऑर्डर हुआ, वो दोनों ऑर्डर मैं अभी आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो दोनों ही ऑर्डर हैं। उसके बाद जो है आईओई ग्रांट जो है उसका खुला खेल चल रहा है। मतलब वो जो पैसे 700 करोड़ आए वो गए कहाँ, आप लोग ढूंढ के कहीं बता दे तो हम तो ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है कि कहाँ गया वो 700 करोड़। वो कहते हैं कि 700 करोड़ ख़त्म हो गया है और 600 करोड़ अगली बार में फिर से वो दूसरे टर्म भी पाएंगे और वहाँ फिर से वो 600 करोड़ को कैसे यूटिलाइज करेंगे उसकी रूपरेखा कई आप सबके मित्रगण के सामने ही उन्होंने प्रेजेंट किया था, इनसे पूर्व के कुलपति महोदय के समक्ष और भी कमिटी जो थे। तो ये उनका जो विज़न है वो बड़ा ही दुखदाई है। उसका दुरुपयोग, जो इतने बड़े फंड का दुरुपयोग, जो इस विश्वविद्यालय में 700 करोड़ से क्या क्या चीज़ें सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता था, यहाँ के टीचिंग को, यहाँ के लैब फैसिलिटी को, अदर चीज़ों को बहुत ही उच्चतम, क्योंकि 700 करोड़ कोई छोटा मोटा राशि नहीं होती है। इससे आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, सुविधाओं को बढ़ा सकते थे जिससे कि आपकी गुणवत्ता बढ़ती, जिसका कि मेन पर्पज़ था। इमिनेंस बनेगा कहाँ से? जब शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ेगी, जब छात्रों की गुणवत्ता बढ़ेगी, ज्ञान की गुणवत्ता बढ़ेगी, तब इंस्टीट्यूट की गुणवत्ता बढ़ेगी। जब इंस्टीट्यूट की गुणवत्ता बढ़ेगी तो दुनिया में हमारा रिकॉग्निशन होगा, यहाँ से किसी को नोबेल प्राइज़ मिलेगा, तब हमारा ये इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस कहलाएगा। लेकिन पैसा आए और हजम कर गए, इससे तो इंस्टीट्यूट इमिनेंस होगा नहीं, इससे इंस्टीट्यूट की गरिमा खत्म होगी। और जो महामना का ये विश्वविद्यालय, सपनों का जो विश्वविद्यालय है, इतनी मेहनत से बनाई गई है, उसकी गरिमा को ठेस पहुँचेगा। तो कुलपति जी ने एक एक करके हर एक स्टेप पर उसमें 2 रिप्लाई होंगे, 1 मिनट में ये सवाल पूछा गया कि आईओई ग्रांट जो आपको दिया गया कि वो किन किन उपवर्गों में दिया गया, कितना दिया गया, कहाँ दिया गया, उसको कहाँ खर्च किया आपने, और कितने आपके यहाँ एडवाइज़र्स हैं, और उस एडवाइज़र को कितनी आपने सैलरी दी है। तो पिछले 3 सालों में ये जो सवाल पूछे गए उसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया, और जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये हमें मालूम नहीं है। जवाब नहीं दिया नहीं है, जवाब दिया उन्होंने और कहा कि ये हमें मालूम नहीं कि कितने एडवाइज़र्स हैं और किस में कितना खर्च हुआ, इसको हमारे पास संज्ञान नहीं है। अब इनके पास संज्ञान में नहीं है, अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री मतलब सेंट्रल ऑफिस के, तो फिर किसके पास है ये तो पता करना पड़ेगा कि किसने रखा, और ये एडवाइज़र इलीगल तो नहीं है, और अगर ये इलीगल है तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि लोग इलीगली जो है, जो अपॉइंटेड नहीं है, वो कई सारे उगाही कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब बैठ के, अगर वो इलीगल है, अगर अपॉइंटेड नहीं है, तो फिर इसका मतलब इलीगली काम कर रहे हैं, तो फिर तो लंका थाना में एफआईआर करवानी चाहिए कि ये व्यक्ति इस में अपने आप को एडवाइज़र कर रहा है, जो कि एडवाइज़र पद पे नियुक्त ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ के जो प्रॉक्टर हैं उनका ये ड्यूटी बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि प्रॉक्टर जो है पता कराएं कि किस किस में कौन कौन अपने आप को एडवाइज़र करके घूम रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल ऑफिस तो कह रहा है कोई एडवाइज़र है ही नहीं, और ना ही हम किसी को बिल दे रहे हैं, तो सबको पकड़ के लंका थाना पहुंचाना चाहिए। ये तो यहाँ विश्वविद्यालय के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं या उसके नाम पर उगाही कर रहे हैं, जैसे कोई बाहर में टेनिस दलाल वगैरह होते हैं, उस तरह का काम हो गया है। तो फिर, और अगर ये सही है तो फिर ये बताना चाहिए कि किस पद पर कैसे नियुक्ति की, क्या आपका अधिकार है। दोनों में से कोई एक बात ही सही होगी। अगर आप सही हैं तो बताइए क्या, कौन है, कहाँ से आपने पैसा दिया, और अगर आप गलत हैं
तो सब अगर वो गलत हैं सब लोग तो लंका थाना में FIR कराइए उसके अगेंस्ट, तो वैसा भी नहीं कर रहा। अब तीसरा सवाल है, बहुत ही गंभीर सवाल है कि ये देखिए डॉक्टर जैन साहब है, धर्मेंद्र जैन हमारे डिपार्टमेंट के, उनके कार्यकाल में 2.56 करोड़ की खरीदारी हुई। उस खरीदारी में गड़बड़ी का आरोप लगाकर जांच के लिए मैंने कुलपति महोदय को लिखा। कुलपति महोदय ने उस पर, जब वो आए थे शुरू में, जांच के आदेश दिए, कमेटी ने जांच की और जांच के बाद जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन पाया है वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। एंड वेयर इज ये डेटेड है 24 अगस्त 2022 लेटर, और लिख यहाँ पर बता रहे हैं, एंड वेयर इज द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी इन इस रिपोर्ट हैज़ कंक्लूडेड द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू डॉक्टर धर्मेंद्र जैन। वो क्या कह रहे हैं? द प्रेस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरमेंट वाज नॉट ऑब्जर्व एंड स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर वर नॉट ऑब्जर्व। यानी कि खरीद की जो सामान्य प्रक्रिया है उसको वायलेट किया गया, उसकी अनदेखी की गई है। ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कहते हैं, कंपैरेटिव टेक्निकल एवोल्यूशन शीट्स वर प्रिपेयर्ड बाय द नॉन टेक्निकल पर्सन। यानी कि जो कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं, जो कि एक कमेटी होती है डिपार्टमेंट परचेज कमेटी, वहाँ बनाई जाती है। इसको बनाई गई थी डेवलपमेंट में, DR डेवलपमेंट ने बनाया था, जो एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित था। उन्हीं के बारे में इन्होंने कहा है कि ये टेक्निकल एवोल्यूशन चार्ट जो है वो नॉन टेक्निकल व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, जो इसकी इसमें एक्सपर्टीज नहीं थी। तीसरा उन्होंने बताया है कि गॉट अपलोडेड द टेक्निकल बिड्स ऑन जेम पोर्टल ऑन डिफरेंट डेट्स विदाउट ऑब्जर्विंग फेयर प्रोसेस। यानी कि जो बिडिंग की गई थी उसमें फेयरनेस नहीं था, गड़बड़ियाँ थी उसमें, अनियमितताएँ थी उसमें। ये सब कमेटी के ऑब्जर्वेशन है जो मैं बता रहा हूँ। और चौथा है, द एक्सेप्टेंस ऑफ सिंगल बिड ऑफ फिलिप्स इंडिया फॉर परचेज ऑफ इकोकार्डियोग्राफी स्कैनिंग मशीन इज नॉट इन कन्फर्मिटी विद द नॉर्म्स। इको मशीन जो आपने खरीदा है वो कानून को वायलेट करके खरीदा है। ये सब ऑब्जर्वेशन है ये कमेटी का, लेकिन इसके लिए सज़ा क्या मिली? लोगों को नौकरी से टर्मिनेट किया जाना चाहिए, वित्तीय भ्रष्टाचार के केस किए जाना चाहिए और इसमें रिकवरी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, जिसके लिए मैंने पत्र भी लिखे, लेकिन कुलपति जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जो डॉक्टर धर्मेंद्र जैन हैं उनको इन्होंने पाक साफ घोषित करके कहा कि एक हिदायत बताए कि अगले बार से जब आप भ्रष्टाचार करें तो थोड़ी संयम बरतें उसमें। आगे पढ़ के बताता हूँ क्या उन्होंने कहा है। Now therefore Dr. Dharmendra Jain, Professor Department of Cardiology, Institute of Medical Science, hereby advised, पनिशमेंट के बदला एडवाइस दिया रहा है, चोरों को एडवाइस दिया जा रहा है कि आप चोरी नहीं करें, समझ गए? BHU is hereby advised to be more diligent and follow the financial and purchase rule। बहुत अच्छा आप जेंटल व्यवहार करें और कानून का अनुपालन करें। ये चोरी की सज़ा है आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अगर ये BHU में जंगल राज नहीं कहलाएगा तो क्या BHU में जंगल राज कहलाएगा? कुलपति खुद कानून नहीं मानेंगे और एक व्यक्ति को जो है सब कुछ कमेटी के द्वारा साबित होने के बाद भी, कोई गुनाह साबित होने के बाद भी अगर उसको सज़ा नहीं दी जाएगी तो उसके बाद क्या होगा ये देखिए। वो मरीजों के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब उसका मन ऐसा बढ़ गया कि उन्होंने नॉर्मल पेशेंट को ही छल्ले लगाने लगे। ये देखिए कमेटी एक बनाई है, उसमें ये कमेटी है और इसके रिपोर्ट हैं और उस पर एक्शन लेने के लिए मैंने लिखा है वाइस चांसलर को, स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र जैन एज पर रूल लिया जाए। किस लिए? क्योंकि वो गलत तरीके से नॉर्मल मरीज में छल्ले लगाए थे, जिस पर कि हमने जांच करी थी और ये जांच कमेटी का उसमें भी रिपोर्ट है यहाँ। और सारे क्वेश्चनर ये लोग पूछा था मैंने, इतना तो बड़ा मुश्किल होगा। सबको कंक्लूड करके इसमें कंक्लूजन यही था कि जो कमेटी है इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन्होंने गलत तरीके से स्टेंट लगाया और वो ऐसे खून की नली में लगाया
जो नॉर्मल था, इस तरह के काम को मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत ही जघन्य अपराध है और ये इथिकली, मोरली और लीगली हर तरीके से गलत है। और मरीजों के जीवन के साथ उसके और पैसे के लिए, इसमें असली है कि पैसे के लिए। इसमें क्या है, अब वो नया धंधा इसके बाद क्या किया है, जैसे अगर किसी मरीज को एक स्टेंट की ज़रूरत है तो उसके बदले 2 या 3 स्टेंट लगाते हैं। क्यों 2 या 3 लगाते हैं? तो जितने मरीज लगेंगे उसमें उनका अपना किकबैक्स यानी कट्स होगा। एक अगर लगाएंगे तो 5,000 होगा, तो 2 लगाएंगे तो 10,000 हो जाएगा, 3 लगा देंगे उसी में तो 15,000 हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जिनको कम छल्ले लगाने चाहिए उसको ज़्यादा छल्ला लगाकर अपने स्वार्थ के लिए मरीजों के जीवन के साथ पुनः खिलवाड़ कर रहा है। और ये बहुत ही गंभीर मसला है। यही नहीं, आयुष्मान भारत जिसमें कि सरकार कहती है कि जो खर्च हैं वो मैं दे रहा हूँ और इलाज उसके अधीन होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ये अपने सारे मरीज में आयुष्मान भारत के इस रूल को वायलेट करके हर मरीज में एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए जो कुलपति जी नहीं करवा रहे। क्या ये मरीजों के साथ खिलवाड़, ये जंगलराज नहीं है? ये थे दूसरे खिलाड़ी। अब आइए तीसरे खिलाड़ी जो कि प्रोफेसर के गुप्ता जी हैं, जो एक सत्यापित अपराधी हैं। उनके ऊपर ब्लड बैंक के भ्रष्टाचार सत्यापित हैं, जिसके कई बार हमने प्रूफ आपको दिखाए हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने कोविड और पोस्ट कोविड काल में उनके द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की पूरी कहानी अभी 1 हफ्ते अखबारों में न छापी, तो उसे मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आप लोग के पास है। तो ब्लड बैंक में अपराध, खून बेचने में अपराध, उसकी लाइसेंसिंग के बगैर उसको चलाना, उसके बाद वो किसी कमेटी के आदेश को नहीं मानते, बीएचयू के किसी एक्ट और इंस्टीट्यूट को नहीं मानते, वो डायरेक्टर साहब के आदेश के रिटन आदेश को नहीं मानते। और वो हद तो तब कर देते हैं जब जिनका जो अधिकार नहीं है वो काम करते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि हृदय विभाग को आवंटित बेड में जबरन ऐसे विभाग को जाकर सरसुंदर लाल से वहाँ घुसा देते हैं जो ना तो सुपर स्पेशलिटी है और ना ही उनको बेड की कमी है यहाँ पर। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, प्रधानमंत्री जी को अपमानित करना, आम जनता को अनरेस्ट पैदा करके। अब हृदय की बीमारी इतनी गंभीर बीमारी है, ये आज किसी से छुपी नहीं है। सारे के सारे लोग इससे सहमत हैं कि हर तीसरा व्यक्ति जिनकी वजह से आधिकारिक तौर पर मौतें हो रही है वो बनारस में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हृदय की बीमारियों के संबंध से हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री जी का खुद का संसदीय क्षेत्र है। वहाँ की आम जनता को हृदय विभाग के दिए हुए 90 बेड में से 49 बेड आपने छीन लिए और आज वो आधिकारिक तौर पर सिर्फ 41 बेड पे ही भर्ती पा सकते थे। तो आपने, जब हमने ये बातें उठाई तो आपने क्या अमानवीय तरीके से 2 काम किए। एक तो एनएमसी नॉर्म को वायलेट करके आपने जिस 3 कमरों में 24 बेड लगने थे 30 बेड लगा दिया, जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के नॉर्म्स के विरुद्ध है। आपने फिर नॉर्म्स को वायलेट किया, यानी कि उससे आपने क्या किया, 41 बेड में 6 और बढ़ाकर 47 किया उसको। और उसको 61 बनाने के लिए आपने क्या किया, 14 बेड जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के मरीजों के लिए होता है उस पर आपने जनरल मरीजों को भर्ती करा दिया। अब हृदय का ऑपरेशन हो रहा है, उनमें पेसमेकर लग रहा है, उसमें अन्य ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर वो इन्फेक्ट होंगे तो 2 चीज़ें होगी, एक तो मशीन गई, दूसरे मरीज के पैसे गए और तीसरा मरीज की जान गई। और ये एनएमसी नॉर्म के विरुद्ध है। पूरे दुनिया में ये अद्भुत हो रहा है कि किसी ऑपरेशन थिएटर में सीधे मरीज भर्ती हो रहा है। और इसके ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सबूत दिखाए थे, ये उसके सबूत हैं। और डेट वाइज वो सबूत मैं आपको बताता हूँ। 7 अक्टूबर को कैथ लैब में जो ये डाटा कह रहा है 5 भर्ती हुआ था 7 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को 6 पेशेंट भर्ती हुआ, 9 अक्टूबर को 5 पेशेंट भर्ती हुआ, 10 अक्टूबर को 4 पेशेंट भर्ती हुआ,
11 अक्टूबर को 4 पेशेंट भर्ती हुआ, 13 अक्टूबर को 3 पेशेंट भर्ती हुआ, 14 अक्टूबर को 6 पेशेंट भर्ती हुआ, 15 अक्टूबर को 6 पेशेंट भर्ती हुआ, 16 अक्टूबर को 8 पेशेंट भर्ती हुआ, 17 अक्टूबर को 11 पेशेंट एडमिट हुआ, 18 अक्टूबर को 5 पेशेंट एडमिट हुआ। वो कहते हैं कि डॉक्टर ओम शंकर सस्ती लोकप्रियता के लिए ये बता रहे हैं कि कैथ लैब में पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, और बजाबते निर्लजता की सीमा को पार करते हुए वो बता रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये तो पहला मैंने आपको सबूत ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल आपको बताया। अभी जाकर मैं आपको दिखाऊंगा भी वो जगह जहाँ मरीज भर्ती हो रहे हैं, ताकि आप उसको देख पाएँ कि ये आईओई ग्रांट का क्या खेला है। उसके ये सारे प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का जवाब क्या दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे प्रश्न हैं, आरटीआई के प्रश्न। इनका जवाब दिया गया है 17/10/2024 को, ठीक है ना। इसमें लिखा है 17/10/2024, अभी 2 दिन पहले। देखिए क्या लिखा है, पढ़ के पहले बता देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। Information sought under RTI Act 2005. Sir, kindly refer to your online RTI application. नंबर लिखा हुआ है BANHU/R/T/24/00069/3 dated 8/10/2024, which is received in this office to provide information on point number 1 to 4. In this connection, this is to inform you that the desired information sought in these points are not available in the record of this office. उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है। ये लीजिए, ये है उसका जवाब। आरटीआई देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया है। देख रहे सर, ये देखिए खेला। ये देखिए, इसमें एक्सपायरी डेट जरा ध्यान से देखिए। स्क्रब है, इन्फेक्शन रोकने के लिए लिक्विड, जो हम लोग ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल करते हैं। हैंड वॉश। देखिए इसका एक्सपायरी डेट देखिए कितना है, पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए। 23। आज कौन सी तारीख है? 24 है, 2024 है ये। 23 का एक्सपायरी आज सप्लाई में है ये। आज का सप्लाई में है? जी, आज के सप्लाई में सर, ये आज का रिसेंटली आपको दे रहा हूँ। ये आज के सप्लाई में चल रहा है ये वो बोतल है। ठीक है, फोटो आप ले लेंगे, इसी में सब फोटो खींच लीजिए, कोई भी फोटो खींच लेंगे, आपको लोग दे रहे हैं वो फोटो खींच लीजिए। जी मतलब ये एग्जीक्यूटिव का जिक्र है जो कि मिनिस्ट्री ने भेजा है, और जिसने कहा है बीएचयू को कि आप कानून का अनुपालन करें, नियुक्तियों में या इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग ना करें। ठीक है सर, ये नियुक्तियों का दुरुपयोग ना करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कंक्लूज़न में कि कुलपति महोदय जो हैं प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन साहब, वो बीएचयू में कानून का राज स्थापित करने के बदले यहाँ पर पिछले 3 सालों में जंगल राज स्थापित किया है, और इससे महामना के मूल आत्मा और मूल सोच पर सीधा चोट पहुँचाया है। उन्होंने इस विश्वविद्यालय की गरिमा को तार तार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार ने जितनी विश्वास के साथ इनकी नियुक्तियां की थी, उनको छला है, उनको धोखा दिया है। आम जनता के
जो जीवन जीने के अधिकार हैं उसके साथ खिलवाड़ किया है, उनके जीवन से खिलवाड़ करने के साथ साथ उनके शोषण के लिए अधिकारियों को बिठाया है, जिन अधिकारियों ने की वजह से हज़ारों मरीजों के जान गई है। मरीज़ को बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिला हज़ारों मरीज़ को, और कईयों की उसमें जान चली गई, जिसके कंप्लेन ऑफिशियल कंप्लेन के साथ भी इनके विरुद्ध वो अपराध साबित हुआ था, जो मैंने पहले भी दिखाया है। प्रोफेसर के गुप्ता जैसे भ्रष्ट अधिकारी को लगातार बनाए हुए हैं। 3 साल से का कार्यकाल 6 मई 2024 को पूर्ण होने के बाद भी उसके बाद भी बनाया हुआ है। उनकी जिनकी नियुक्तियां अवैध है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी बनाए गए हैं, वो भी उसको हटाकर जो 24 घंटा बैठे हैं उसको कह रहे हैं कि आप अवेलेबल ही नहीं हैं। अगर ये गुंडा राज नहीं है, अगर ये जंगल राज नहीं है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी किसको एनार्की कहा जाएगा, किसको जंगल राज कहा जाएगा। एक व्यक्ति जो प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी, जो मेडिकल सुप्रेंट है, जो यहाँ के डायरेक्टर साहब के आदेश को नहीं मानता, विश्वविद्यालय के कानून को नहीं मानता, यूनिवर्सिटी के लिखित एक्ट इंस्टीट्यूट और ऑर्डिनेंसेस को नहीं मानता, जो कमिटी के रिकमेंडेशन को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति पद पर कैसे बने हुए हैं? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं? क्या ये अराजकता नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचारी आदमी हर जगह चारों तरफ बैठे होंगे? तीसरे व्यक्ति डॉक्टर धर्मेंद्र जैन है, जो जिनके ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे खरीद में। कमेटी ने उसको सत्यापित किया है। आम मरीज, नॉर्मल मरीज में स्टेंट लगा रहे हैं, 1 के बदले 3 लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत और सरकारी फंड के मिलने के बाद भी ऊपर से पैसे ले रहे हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड में आरटीआई से मांग सकते हैं। अगर एक छले लगाने के लिए मैं किसी पेशेंट को लगाता, उसका कॉस्ट अगर 30-35 हज़ार के आसपास होगा तो उनके 1,30,000 के आसपास है। ये विश्वविद्यालय के अंदर एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही इंस्टीट्यूट में कैसे हो रहा है? जबकि मेरे मरीज और उनके मरीज को कंपेयर कर सकते हैं, मेरे ज़्यादा मरीज बचते होंगे और उनके कम मरीज बचते होंगे। ये सब अधिकारी आंकड़े हैं जिसको आप निकाल के देख सकते हैं। अगर इस तरह का खिलवाड़ खुलेआम हो रहा है और इसकी कंप्लेन कुलपति महोदय से करने के बाद भी वो कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति के तो वो भ्रष्टाचार को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। इस तरह से अपराध की बगिया बना दिया है, महामना की बगिया को अपराध की बगिया बना दिया। जहाँ रूल ऑफ लॉ हुआ करता था वहाँ पर मतलब जंगल राज कायम हो गया है, जो बहुत ही दुखद है। और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर न सिर्फ इनको तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाए, उनका कार्यकाल खत्म होने की आप इंतजार नहीं करें, उनको तुरंत पद से हटाएं और उनको सीधा जेल में भिजवाएं और उनके लिए जांच कमेटी गठित करें कि ये ऐसा भ्रष्टाचार करके आपको किस तरह से अपमानित किया है, आपको चुनाव हरवाने की किस तरह से साजिश रची है उन्होंने, और उन्होंने आपको अपमानित, आपने उसको रिवार्ड दिया और उन्होंने आपको अपमानित किया। इसके लिए उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। और हृदय रोगियों के लिए जिस तरह से बेड छीने गए हैं हृदय विभाग के, ये घोर निंदनीय है। और अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मरीजों की भर्ती न सिर्फ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है, बल्कि मानवता के भी खिलवाड़ है, कानून के विरुद्ध है। किसी भी तरीके से ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उस पर इस चिकित्सा अधीक्षक महोदय पर कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। अब इसके लिए एक और जो दूरगामी जो सॉल्यूशन है, जो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखकर बताया है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हृदय रोग विभाग को अलग से एक 500 बेड का डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनवा दिया जाए, जिससे कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हृदय से संबंधित बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधा स्थापित कर हो पाए, जिससे प्रधानमंत्री जी के जो स्वास्थ्य के प्रति सोच है वो आगे बढ़े। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की जो उनकी सोच है, वो जनता के लिए जो सोचते हैं, उनके वो विचार लोगों तक पहुँचे, लोगों में उनके लिए प्यार जगे, उनके लिए सद्भावना जगे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए हृदय यहाँ आने वाले इलाज के लिए जो पूर्वांचल और आसपास के 10 करोड़ आबादी जहाँ आते हैं इलाज के लिए, तो 500 बेड का एक डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर
अगले बजट जो कि अभी 1-2 महीने के 2-3 महीने के बाद ही आने वाले हैं, उस बजट में पहले घोषित कर बजट में लाया जाए, जिससे कि यहाँ की जनता आपके प्रति कृतज्ञ होगी। और पूरे देश के लिए, चूँकि हृदय की बीमारी की समस्या सिर्फ बनारस की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2030 यानी कि 6 साल के अंदर ही हृदय बीमारी 50% और बढ़ जाएगी। यानी अगर आज 100 है तो कल 150 हो जाएगी। इतनी तेज़ी से जिस रफ्तार से ये बीमारी बढ़ रही है, अगर इस पर कार्रवाई करनी है तो कोविड जैसे इंतज़ार नहीं करना है कि जब आएगा तब अस्पताल बनाएंगे। अभी से अस्पताल बनाना शुरू करिए और अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाइए, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो और ये पूरे देश के हर कोने में स्थापित हो जहां इसकी आवश्यकता हो। जहां स्वास्थ्य सुविधाएं कमज़ोर हैं वहां पर